गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम देखो कैनोपी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार मैं रिपीट कर दूं, बहुत सारी क्लासों से हमने रिपीट नहीं कराया कि हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। टॉपिक तो हमें ध्यान रहना कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास है, कौन सा वो है। थर्ड ईयर का हम लोग क्लास है फिलहाल ये, और इसमें पेपर फर्स्ट है, बॉटनी का पेपर फर्स्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पेपर का नाम पादप आकारिकी एवं शारीरिकी, ठीक है, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। यूनिट पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम कैनोपी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, यानी कि वितान संरचना है, वितान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दो प्रकार का वितान हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले प्रकार का था ताड़ वृक्ष यानी कि पाम ट्री। फर्स्ट टाइप का हमने पढ़ लिया ताड़ वृक्ष यानी पाम ट्री। सेकेंड टाइप का शंक्वाकार वृक्ष, शंक्वाकार वृक्ष यानी कोनिकल ट्रीज। शंक्वाकार वृक्ष यानी कोनिकल ट्रीज, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड टाइप का है बेलनाकार एवं दीर्घायत वृक्ष, सिलेंड्रिकल एंड ऑब्लोंग ट्रीज। बेलनाकार एवं दीर्घायत वृक्ष यानी कि सिलेंड्रिकल एंड ऑब्लोंग ट्रीज। सिलेंड्रिकल एंड ओब्लोंग ट्रीज थर्ड टाइप का है। बेलनाकार एवं दीर्घायत वृक्ष यानी सिलेंड्रिकल एंड ओब्लोंग ट्रीज। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनमें क्या है कि एक लाक्षी शाखन या संगीताक्षी शाखन इनमें पाया जाता है। ये है मोनोपोडियल या सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है इनमें, मोनोपोडियल या सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, यानी कि एक लाक्षी या संगीताक्षी ये पादप जो होते हैं बेलनाकार प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई जो होती है इनकी चौड़ाई के मुकाबले कम होती है। ये पादप ऊंचाई में ज़्यादा जाते हैं लेकिन चौड़ाई में ये कम फैलते हैं। इस प्रकार के पादप ये होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के पादप, इस प्रकार की संरचनाएं इनकी होती है, यानी कि इनकी जो पार्श्व शाखाएं हैं यानी जो लेटरल ब्रांचेज हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लेटरल ब्रांचेस यानी पार्श्व शाखाएं एपिकल ब्रांचेस के मुकाबले, जो ऊपर की तरफ की शाखाएं हैं उनके मुकाबले कम फैलती हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है, ठीक है ना। ऊर्ध्व शाखाओं से ऊर्ध्व शाखाओं से छोटी होती हैं, शाखाओं से छोटी होती हैं, ठीक है। ये वाली जो शाखाएं होती हैं ऊर्ध्व शाखाओं के मुकाबले छोटी होती हैं। लेटरल ब्रांचेज आर स्मॉलर देन द वर्टिकल ब्रांचेस, आर स्मॉलर देन अपर ब्रांचेस। वर्टिकल अपर ब्रांचेस, लिख लीजिए आप, लेटरल ब्रांचेस आर स्मॉलर देन द वर्टिकल अपर ब्रांचेस। ये शाखाएं जो होती हैं कभी कभी निकल के तिरछी ऊपर की तरफ भी मुड़ जाती है। मैंने आपको दिखाया तिरछी ऊपर की तरफ मुड़ गई, ठीक है ना, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, इसलिए इनका जो आकार होता है बेलनाकार या सिलेंड्रिकल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है एल्ट्रोकार्पस और बिगोनिया यानी ट्यूलिप वृक्ष और कटहल। एग्जाम्पल है इसका एल्ट्रोकार्पस यानी कटहल और बिगोनिया
ट्यूलिप, बिगोनिया यानी ट्यूलिप। ये लिख लीजिए फटाफट से, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। अगला है राउंड एंड बुशी ट्रीज। फोर्थ टाइप का है राउंड एंड बुशी ट्रीज, गोलाकार और क्षुपनुमा वृक्ष। गोलाकार एवं क्षुपनुमा वृक्ष, गोलाकार एवं क्षुपनुमा वृक्ष, राउंड एंड बुशी ट्रीज। एंड बुशी ट्रीज। संगीताक्षी शाखन होता है, इन पादपों में संगीताक्षी शाखन होता है, यानी कि सिम्पॉइडल ब्रांचिंग होती है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है इनमें। जो ब्रांचेस होती हैं इनमें वो सर्पिल, जो ब्रांचेस हैं वो तो स्पाइरल होती हैं, अल्टरनेट या चक्रिक क्रम में, साइकिल हर्ल्ड नेचर में होती हैं। ब्रांचेस शाखाएं जो होती हैं एकांतर या चक्रिक क्रम में, चक्रीय क्रम में, यानी कि अल्टरनेट या और हर्ल्ड और स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होती हैं। ठीक है। लेटरल ब्रांचेस जो इसकी हैं वो ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं या सर्पिल। लेटरल ब्रांचेस जो होती है दूर तक फैलती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं और इनका एक सघन वितान बनता है और गोलाकार संरचना इनकी बन जाती है। ठीक है ना। नीचे की शाखाएं जो होती हैं वो इनकी ना ज़्यादा फैली हुई होती है बजाय ऊपर की शाखाओं के। इस तरह की संरचना इनकी होती है इन पादपों की। एक क्षुप समान संरचना इनकी बन जाती है, गोल छतरी जैसी संरचना इनकी बन जाती है। ये पादप कहलाते हैं राउंड एंड बुशी ट्रीज। आम, बरगद, पीपल, नीम। आम, बरगद, पीपल, नीम इसी का उदाहरण है। ठीक है। इस प्रकार की संरचना इनकी बनती है। थोड़ा और मैंने गलत बनाया, इसको और अच्छे से बनाना चाहिए। इस तरह के पेड़ ये होते हैं, इस तरह के वृक्ष ये होते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। ये तीसरे प्रकार, चौथे प्रकार का था। अगला नेक्स्ट टाइप का है छत्राकार वृक्ष।
अम्ब्रेला शेप ट्रीज, अम्ब्रेला शेप ट्रीज। छत्राकार वृक्ष यानी अम्ब्रेला शेप ट्रीज, ये जो पादप होते हैं इनमें शाखन संगीताक्षी प्रकार का होता है, हमेशा संगीताक्षी प्रकार का होता है, यानी सिम्पॉइडल। सिम्पॉइडल टाइप की ब्रांचिंग होती है इनमें हमेशा। ऊपरी सिरा लगभग चौड़ा और चपटा होता है। ये जो पादप होते हैं इन पादपों का ऊपरी सिरा जो होता है वो हमेशा चौड़ा और चपटा होता है। इस प्रकार की संरचना बनती है जैसे छतरी की बनती है, जो मैंने पहले बना दी थी वहाँ पे। इस प्रकार की संरचना इन पादपों की होती है। ऊपरी सिरा इनका आपको दिख रहा है चौड़ा है, ठीक है, और लगभग चपटा है, ऊपर से गोल नहीं होता, ठीक है। जब इनके मुख्य अक्ष यानी कि जो मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस जो है जब उसकी वृद्धि रुक जाती है तो अगल बगल से इसकी ब्रांचेज निकलना शुरू होती हैं, और वो ब्रांचेज इस तरह से बढ़ती हैं कि जैसे ये ब्रांच है, मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक गई, ब्रांच ऊपर की तरफ तिरछी बढ़ती है, ऊपर की तरफ तिरछी बढ़ती है, फिर यहाँ पे इसकी वृद्धि रुकती है, इसके बाद ऊपर की तरफ फिर ब्रांच निकलती है जो तिरछी बढ़ती है, जो इससे दूर चली जाती है, फिर इसके बाद अगली ब्रांच निकलती है जो इनसे भी दूर चली जाती है। तो इस प्रकार के पादपों में एक सघन वितान नहीं बनता। ब्रांच जो है मुख्य अक्ष की मेन एक्सिस की ग्रोथ रुकने के बाद वहाँ से शाखा या ब्रांच निकलती है जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो तिरछी बढ़ती है, फिर वहाँ पे वो आगे जाके उसकी वृद्धि भी खत्म हो जाती है। वो सबसे पहले मुड़ती है, उसकी वृद्धि खत्म हो जाती है, और वहीं से फिर दूसरी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन पादपों में क्या है कि वास्तव में पूरा वेतान ना बनकर छोटे सघन वेतान बनते हैं, घन बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे छोटे छोटे वेतान इनमें बनते हैं। मुख्य रूप से एक ही बात याद रखनी है कि संगीताक्षी शाखन इनमें होता है। मेन एक्सिस की ग्रोथ रुकने के बाद इनमें ब्रांचेज ऊपर की तरफ तिरछी दिशा में बढ़ती हैं, ठीक है, दूसरी शाखाएं निकलती हैं और तिरछी दिशाएं में बढ़ती हैं। और जो शाखन होता है वो हमेशा पादपों से बाहर की तरफ होता है, पादप की मुख्य अक्ष से। ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से शाखन बाहर की तरफ होता है, एक सघन वेतान नहीं बनता, और बहुत सारे छोटे छोटे वेतान जो घने वेतान होते हैं वो बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैशिया फिस्ट्यूला यानी अमलतास, गुलमोहर डेलोनिक्स रेजिया, एग्जाम्पल है इसका अमलतास यानी कैशिया फिस्ट्यूला। गुलमोहर डेलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर डेलोनिक्स रेजिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पांचवें। छठे सिक्स टाइप के हैं क्लांतित वृक्ष यानी ड्रॉपिंग ट्रीज। क्लांतित वृक्ष यानी ड्रॉपिंग ट्रीज, इनको रोने वाले पादप भी कहा जाता है, वीपिंग ट्रीज भी कहलाते हैं ये, क्योंकि इनकी जो शाखाएं हैं वो लटकी हुई सी प्रतीत होती हैं। इनमें एक लाक्षी शाखन होता है मुख्यतः, कभी कभी संगीताक्षी भी मिल जाता है। एक लाक्षी शाखन होता है, संगीताक्षी शाखन भी यहाँ पे मिल जाता है। एक लाक्षी यानी कि मोनोपोडियल, और संगीताक्षी यानी सिम्पोडियल। मेनली इनमें मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग होती है। संगीताक्षी शाखन कभी कभी मिल सकता है, वीपिंग ट्रीज कहलाते हैं।
क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो लटकी हुई रहती हैं। जो ब्रांच है इनकी शाखाएं वो हमेशा कैसी रहती हैं, लटकी हुई अवस्था के अंदर रहती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अशोक का पौधा जो हम गार्डन वगैरह के अंदर हम लोगों ने देखा है, वो पौधा सीधा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस पौधे का, ये पौधा जो है सीधा जाता है, इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो इस तरह से नीचे लटकी हुई रहती हैं। पौधा ऊपर चढ़ता चला जाता है और ब्रांचेस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक का जो पेड़ है, ठीक है ना, उसे पेंडुला बोलते हैं, अशोक नहीं होता, उसे फाल्स अशोक कहते हैं। एक्चुअली अशोक तो सराका अशोक है, सराका इंडिका, वो तो प्रजाति अलग है। ये अशोक इसको बोल देते हैं, गार्डन अशोक या मास्ट अशोक कहते हैं इसको, या फिर फाल्स अशोक, और पेंडुला के नाम से ज़्यादा चलता है। इसका बॉटनिकल नेम है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं पतली, इसकी जो शाखाएं हैं ब्रांचेस पतली और कमज़ोर होती हैं और लंबी होती हैं, इसलिए वो नीचे लटक जाती हैं। इसकी शाखाएं, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं इनकी ब्रांचेस कमज़ोर होती हैं, पतली होती हैं और नीचे लटक जाती हैं, क्योंकि ये ऊपर तक नहीं जा सकती, ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सकती। ठीक है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो लटकी हुई हैं और इसीलिए ये वीपिंग ट्रीज कहलाता है, वीपिंग ट्रीज कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। एक और एग्जाम्पल है बेर, जिजीफस जोजोबा। बेर का पौधा होता है जिजीफस जोजोबा और सेलिक्स, शाल वृक्ष कहलाता है, साल वृक्ष। ध्यान रखना, मुख्यतः इनमें एक लाक्षी शाखन होता है, संगीताक्षी शाखन अगर होता है तो बहुत कम मिलता है। ये हो गया। अंतिम जो टाइप का जो हमारा है वो है पगोडा ट्रीज, यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि कल्प का जो वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष वो इसी टाइप की कैनोपी बनाता है, इसलिए इसे कल्प वृक्ष बोल देते हैं। पगोडा इसलिए क्योंकि ये पगोडा टाइप की कैनोपी, पगोडा क्या मतलब होता है समझाता हूँ आपको। कल्प वृक्ष यानी कि पैगोडा ट्रीज, पगोडा ट्रीज। देखो जो बौद्ध मंदिर होते हैं, उन बौद्ध मंदिरों की आकृति जो होती है वो इस प्रकार की होती है, उन्हें पगोडा कहा जाता है। अगर टीवी में कभी देखा हो तो इस प्रकार से आकृति इन मंदिरों की होती है। ठीक है, बौद्ध मंदिरों की, इसे बोलते हैं पैगोडा। तो इसी प्रकार की शेप ये जो ट्रीज होते हैं ये ले लेते हैं, इसलिए इन्हें पैगोडा ट्रीज कहते हैं। इनमें ऊर्ध्व स्तंभ से, जो स्तंभ होता है, वर्टिकल स्टेम है, उसे हल्ड मैनर में, जो हल्ड मैनर में या स्पाइरल मैनर में, चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम में यानी कि हल्ड मैनर में, चक्रीय क्रम यानी कि हल्ड, चक्रीय क्रम का मतलब है कि चक्र में ब्रांचेस निकलते हैं। जैसे ये परसंधि है, यहाँ से इधर, ठीक है, चक्र के रूप में ब्रांचेस इसमें निकलती हैं। 4 या 5 ब्रांचेस चक्र के रूप में निकलती हैं, या फिर चक्रिक संबंध सर्पिल क्रम में, या सर्पिल क्रम में जो चक्रीय जैसा दिखाई देता है, सर्पिल क्रम में और स्पाइरल मैनर में। शाखन होता है, ब्रांचिंग इनकी इस तरीके से होती है, सिम्पॉइडल टाइप की ब्रांचिंग होती है इनमें, सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग होती है इनमें।
ये जो ब्रांचेस होती हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जैसे ब्रांचेस है, ब्रांच है आगे चल रही हैं, जब इनकी वृद्धि रुक जाती है तो ब्रांच क्या है तिरछी होकर के मुड़ जाती हैं और यहीं से फिर और ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। जहाँ से मुड़ती हैं वहीं से और दूसरी ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। ये मेन ब्रांच खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ब्रांचेस जहाँ से मुड़ती हैं और ऊपर से निकलना शुरू करती हैं और ये जो क्रम होता है ये धीरे धीरे ऊपर तक चलता रहता है। जैसे ये ब्रांच आगे गई, ये मुड़ गई, यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकली आगे बढ़ी, जब इसकी वृद्धि रुकती है तो ये ब्रांच धीरे धीरे मुड़ती है और जहाँ से मुड़ती है वहीं से और दूसरी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो फाइनली इनकी जो संरचना होती है वो इस तरीके से बन जाती है कि ऐसा लगता है जैसे बौद्ध मंदिरों का पैगोडा जो संरचना होती है उस तरीके का, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें पैगोडा ट्रीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सालमालिया मालाबारिका और एलेस्टोनिया। इसका एग्जाम्पल है सालमालिया मालाबारिका या एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर के हमारा ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाता है। हमने कैनोपी भी पढ़ ली, टाइप ऑफ ब्रांचिंग भी पढ़ ली, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल वगैरह न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हमने प्लांट्स को अलग अलग क्लासीफाई करके पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र, ठीक है। तो इसको तो आप जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र, यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्लांट्स का, एनाटॉमी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम ऊतक तंत्र क्या होता है। देखो ऊतक क्या होता है, पादप के जितने भी भाग होते हैं, पादप के भाग कौन कौन से हो सकते हैं भैया, कोई से भी हो सकता है। प्ररोह यानी स्टेम, रूट मूल, फ्लावर और सीड, ठीक है। पर्ण, लीफ, पुष्प, बीज, पर्ण,
ये सभी भाग कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। सभी भाग किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही पादप के अंदर अनेकों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह पूरा पादप जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लेकिन पादप के अलग अलग भाग अलग अलग क्रिया करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अलग अलग भाग, अगर आपने देखा हो, मूल जो है, रूट जो है, ये ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। प्ररोह ये पादप को कठोरता प्रदान करते हैं। फ्लावर, इसमें जननांग उपस्थित होते हैं। बीज, इसके अंदर भ्रूण उपस्थित होता है। लीफ, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्रिया इसमें होती है। पानी को बाहर फेंकने की वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की रिएक्शन इसमें होती है। तो पादप का हर भाग अलग अलग क्रिया करता है। अब क्रिया करने के लिए उत्तरदायी कौन है? कोशिका, यानी कि सेल। तो यानी कि एक प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सेल कभी अकेले उपस्थित नहीं होते। ये सेल हमेशा गुच्छों के रूप में या समूह के रूप में पाए जाते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये किस रूप में पाई जाती हैं? समूह के रूप में पाई जाती हैं। यानी सेल्स जो है वो ग्रुप्स में होते हैं। सेल्स हमेशा ग्रुप में होते हैं। जिस तरह से एक क्लास है, एक क्लास में बहुत से बच्चे हैं, एक क्लास में मान के चलो 150 बच्चे हैं, तो 150 बच्चों की क्लास के अंदर एक जैसे प्रकृति के बच्चे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। कोई लड़ाकू है या बदमाश टाइप का है तो वो 5-6 बच्चे अगर बदमाश हैं, लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं तो एक से हो जाएंगे, उनमें सब में दोस्ती हो जाएगी। कोई पढ़ने वाले ज़्यादा हैं तो उनमें आपस में दोस्ती हो जाएगी। कोई ज़्यादा खेलने वाले बच्चे हैं जिनका खेलने में ध्यान रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लास बंक करने वाले बच्चों की दोस्ती अलग हो जाएगी। ठीक है ना? तो उनके नेचर के हिसाब से सब बच्चे अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से अपने आकार यानी कि अपनी जो संरचना है, उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि संरचना और कार्य के आधार पे कोशिकाएं जो होती हैं वो समूह बना लेती हैं या ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं। संरचना में कार्य, ये ग्रुपिंग कब होना शुरू होती है? ये ग्रुपिंग उसी समय शुरू हो जाती है जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है। जब बीज में जो भ्रूण उपस्थित होता है यानी कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जब इस एम्ब्रियो का विकास होना शुरू होता है उसी समय यह ग्रुपिंग जो होती है यह हो जाती है। उसी समय समूह बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि एक जैसी संरचना और एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है ना? एक जैसी कोशिका, एक जैसी संरचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो ये सबसे पहली टिश्यू की डेफिनेशन, आप इसको लिख लीजिए। एक समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? ऊतक। एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाता है। ठीक है ना? तो इस ऊतक के अंदर उपस्थित जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक जैसा काम करती हैं और एक समान उनकी संरचना भी होती है। पर ठीक है ना? ये हो गया बात। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं अपन। Group of cells having common function and common structure, having common function and
कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू, इज कॉल्ड टिश्यू। तो एक ही टिश्यू के अंदर एक से काम करने वाली कोशिकाएं भी होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होती हैं, जिनके फंक्शन भी अलग होते हैं, जिनके काम भी अलग होते हैं, पर फिर भी उनको यूनाइटली एक ही टिश्यू के अंदर डाल दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। जैसे वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू में दो तरह की सेल होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना, जलवहनी और फलवहनी, जाइलम और जलवहनी संवहनी। तो दोनों तरह की सेल होती हैं, दोनों की संरचना भी अलग है, दोनों के काम भी अलग हैं, ठीक है, पर इनको संवहनी ऊतक में डाल देंगे। मोटा मोटा इनका काम एक है कि संवहन के काम आती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर भी अलग अलग टाइप की सेल्स डाली गई हैं, लेकिन चूंकि वो सभी एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं तो उनको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर डाल दिया गया। तो अब बात आती है, ये जो विभिन्न ऊतक हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक तंत्र। अब तक तो हमने क्या देखा, ये क्या बना रही है, कोशिकाएं क्या बना रही हैं, ऊतक, कोशिकाओं से निर्माण हो रहा है ऊतक का, ठीक है ना। अब ऊतक क्या बनाते हैं, बहुत से ऊतक आपस में मिलकर बनाते हैं ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम। ये जो है बनाते हैं टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र। पादपों में विभिन्न प्रकार के ऊतक तंत्र जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ये ऊतक तंत्र मुख्यतः कौन से हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तीन प्रकार के मुख्यतः हैं। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी अधिचर्म ऊतक तंत्र, यानी कि अधिचर्म ऊतक तंत्र। दूसरे प्रकार का है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण ऊतक तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी संवहनी ऊतक तंत्र। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी संवहनी ऊतक तंत्र। तीन प्रकार का ऊतक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम मुख्यतः प्लांट्स के अंदर उपस्थित होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम टाइप ऑफ टिश्यूज देख लेते हैं। टिश्यूज़ के बारे में देखो, हमने क्या देखा, ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, एक चीज़ मैं वो बताना भूल गया, जिनकी उत्पत्ति भी समान हो, ठीक है, जिनका कार्य समान हो और जिनकी संरचना समान हो, वो कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का यानी ऊतक का, ऊतक, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से जो उत्पत्ति हुई हो, उत्पत्ति, कार्य और संरचना समान हो, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। ऐसी कोशिकाएं आपस में मिलकर यानी कि ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये तीनों अगर किसी के कॉमन हो तो वो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी,
टिश्यूज़ बनाती हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं, 3 तरह के टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहलाते हैं विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक, ठीक है, विभज्योतक। दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। और तीसरे प्रकार के हैं स्रावी ऊतक, सीक्रेटरी टिश्यू। सीक्रेटरी टिश्यू यानी स्रावी ऊतक। सीक्रेटरी टिश्यू यानी कि स्रावी ऊतक। ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम, 3 प्रकार के ऊतक जो हैं वो पादप के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए तो देखो हम स्टूडेंट्स इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, इतना ख़त्म कर रहे हैं। बाकी जो हम हमारे टिश्यूज़ को हम कल से नेक्स्ट क्लास में डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।